कहानी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में जो लड़ाई हो रहा था अब वो खत्म हो चुका है। इस लड़ाई के बाद सोवियत यूनियन ने कुछ हिस्सा फिनलैंड पर कब्जा कर लिया है। लगभग 4 लाख नागरिकों को सोवियत यूनियन छोड़ करके अपने देश फिनलैंड जाना पड़ा। समय था 1946 और हमें सोवियत बॉर्डर स्टेशन को दिखाया जाता है। कोरपी नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो बॉर्डर को पार करके सोवियत संघ में जा रहा था अपना कुछ सामान लेने के लिए। उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता भी था। बॉर्डर पर पासपोर्ट चेक करने के बाद उसे जाने के लिए परमिशन दे दिया जाता है। वैसे कहने के लिए वो सोवियत संघ में घुस चुका है, लेकिन ये एरिया फिनलैंड हुआ करता था। अब वो बात अलग है कि सोवियत संघ ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो अपने घर वापस आया था। अपने घर को देखने के बाद अपनी फैमिली के बारे में सोच करके वो रोने लगता है। दरअसल उसकी फैमिली भी जंग में मारी जा चुकी है। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे और तस्वीर अभी भी उसके घर में पड़ी हुई थी। इस तस्वीर के बाद ये पूरा घर उसके फैमिली की आखिरी निशानी थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें साइबेरिया की जेल में एक बूढ़े कैदी को दिखाया जाता है। इस बूढ़े कैदी का नाम था एगोर और ये बहुत ही बेरहम कैदी था। बेरहम इसलिए था क्योंकि जंग में इसने बहुत से मासूमों को बेरहमी से जान से मारा था। उसका जनरल जिसका नाम है थॉमस, वो एगोर से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें एक काम पूरा करना होगा। तुमने बहुत से महिलाओं का कत्ल किया है, बच्चों को जिंदा जलाया है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुमने एक महिला का कत्ल किया है और उनके 2 बच्चों को जिंदा काटा है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो एक रिटायर्ड सोल्जर का परिवार था जिसने अकेले ही रेड जोन के 300 सोल्जर्स को खत्म कर डाला था। दरअसल वो कोरपी की बात कर रहा था। थॉमस उसे ये भी बताता है कि वो सोवियत संघ में घुस आया है। अगर तुम उसे खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, तुम वापस अपने घर जा पाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरपी को दिखाया जाता है जो घर को उजाड़ने के बाद लकड़ियों को अपने ट्रक पर इकट्ठा कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो फिनलैंड अपने शहर वापस जा करके उन्हीं लकड़ियों से एक नया घर बनाना चाहता था, क्योंकि ये घर ही उसकी फैमिली की आखिरी निशानी थी और वो अपनी फैमिली की आखिरी यादों को अपने साथ रखना चाहता था। ट्रक पर लकड़ियों को रखने के बाद वो फिनलैंड के लिए रवाना होता है, लेकिन कोरपी को ये नहीं पता था कि एक दरिंदा उसके पीछे पड़ चुका है। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ नाजी सोल्जर थे जो उसके सामने आ जाते हैं। इन लोगों ने हर जगह पर रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। उसी समय कोरपी देखता है कि उसके पीछे एक और कार आ रही है। कोरपी अपना पासपोर्ट सोल्जर को देता है और सोल्जर उस पासपोर्ट को लेकर के एगोर के पास जाता है। दरअसल पीछे जो कार आ रही थी उसमें एगोर ही था जो कोरपी का पीछा कर रहा था। एगोर अपने आदमी से कहता है कि जाओ उसे खत्म कर दो। माहौल देख करके कोरपी को इस बात का एहसास हो चुका था कि कुछ बुरा होने वाला है। एगोर के आदमी दोनों तरफ से कोरपी के करीब आ रहे थे उसे मारने के लिए। उसी समय कोरपी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो गेट खोल करके उसके आदमी पर हमला कर देता है। एगोर का आदमी आग में झुलसने लगता है। उसी वक्त कोरपी कार को बैक करता है, जिसकी वजह से पीछे जो सोल्जर उसे मारने के लिए आ रहा था वो ट्रक के नीचे दब करके कुचला जाता है। इसके बाद कोरपी अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और यहाँ से निकलने लगता है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर एगोर के कुछ और आदमी आ जाते हैं जो उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से कोरपी अपने ट्रक को रोक देता है। कोरपी को मारने के लिए ट्रक में से कुछ नाजी सोल्जर नीचे उतरते हैं। इन लोगों को भनक नहीं लगती है। कोरपी पता नहीं कहां से इन लोगों को शूट करके उड़ा देता है। सोल्जर्स को खत्म करने के बाद कोरपी स्नाइपर लेकर के एगोर के ट्रक के सामने आ जाता है। शायद एगोर को पहले से ही कोरपी के बारे में कुछ पता था। जब कोरपी स्नाइपर लेकर के ठीक उसके सामने खड़ा था तब एगोर अपने आदमी से कहता है कि बिल्कुल हिलना मत। कोरपी स्नाइपर चला करके कार के टायर को उड़ा देता है। यह देख करके एगोर के आदमी को रहा नहीं जाता है, वो गन को रिलोड करने लगता है। ठीक उसी वक्त पता नहीं कैसे कोरपी उसे महसूस कर लेता है और उसे गन से उड़ा देता है। एगोर अभी भी जरा सा भी हिल नहीं रहा था, वो शांति से अपनी सीट पर बैठा हुआ था। कोरपी अपना स्नाइपर तान करके खड़ा था, वो बस इंतजार कर रहा था। कुछ समय तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता है तब कोरपी अपना स्नाइपर डाउन करता है, वो ट्रक में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। एगोर के कार का टायर खराब हो चुका था, इसलिए वो उसका पीछा नहीं कर पाता है। वो सबसे पहले अपने टायर को ठीक करता है। कुछ समय के बाद एगोर के कुछ और सोल्जर बाइक लेकर के आ जाते हैं। अब ये सभी लोग मिल करके कोरपी को रोकने की कोशिश करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। हालांकि कोरपी इन्हें गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों ने बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन रखा था, इसलिए गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। एक सोल्जर जैसे तैसे करके कोरपी के ट्रक पर चढ़ जाता है। वो उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोरपी खुद को बचा लेता है। जैसे तैसे करके कोरपी उसे ट्रक से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और वो सोल्जर एगोर के कार से
कुचल करके मारा जाता है। इसके बाद कोर्पी रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक कई सारे सोल्जर्स को अकेले ही खत्म कर डालता है। जब सारे सोल्जर खत्म हो जाते हैं तब एगोर उसके ट्रक पर मोली फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी लकड़ियों में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। कोर्पी के ट्रक पर एक सोल्जर था और उस सोल्जर के शरीर पर बम भी लगा हुआ था। उसी सोल्जर को वो एगोर के कार की तरफ फेंक देता है। बम कुछ ही समय में फटने वाला था, लेकिन उससे पहले एगोर कार के पीछे भाग करके चला जाता है। जोरदार धमाके के साथ पूरी कार तबाह हो जाती है, लेकिन एगोर बच जाता है। इसके बाद एगोर अपनी टीम के पास कॉल करके उनसे कहता है कि तबाही मचा दो। इधर हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोकता है और लकड़ियों में लगे हुए आग को बुझाता है। इसके बाद वो अपने ट्रक में ऑयल डालता है और फिर उसी पर बैठ करके आराम करने लगता है। जब वो आराम कर रहा था तो उसी वक्त उसे आसमान में 2 एरोप्लेन दिखाई देते हैं जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। कोर्पी फौरन जा करके ट्रक में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसका स्वागत करने के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि उसे खत्म करने आ रहे हैं। भागते वक्त कोर्पी को एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई देता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो अपने ट्रक को लेकर के लकड़ी के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि वे लोग शांत नहीं बैठने वाले थे। वे लोग फायरिंग करके लकड़ी के घर में कई सारे छेद कर देते हैं। उसी वक्त कोर्पी को अपने सामने काफी मोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। इधर सोल्जर काफी स्पीड से एरोप्लेन को नीचे लेकर के जाते हैं और उस लकड़ी के घर को धमाके से उड़ा देते हैं। वो तो शुक्र था कि कोर्पी ने उस मोटी लकड़ी के दरवाजे को अपने ट्रक के ऊपर रख लिया था, जिसकी वजह से कोर्पी के ट्रक को कुछ होता नहीं है। इसके बाद कोर्पी अपने ट्रक को लेकर के जंगल के अंदर चला जाता है। एक प्लेन उसका पीछा करते हुए अंदर तक आ चुका था और उस पर फायरिंग भी कर रहा था। समय देख करके कोर्पी ब्रेक मारता है और उसका ट्रक एकाएक रुक जाता है। प्लेन जा करके उसके ट्रक से टकराता है और मौके पर ही वो तबाह हो जाता है। इस तरह से कोर्पी ने एक प्लेन को उड़ा दिया था, लेकिन दूसरे का कुछ अता पता नहीं था। हालांकि वो सावधानी से उसे आसमान में देखता भी है, लेकिन उसे वो प्लेन कहीं दिखता नहीं है। जिसके बाद कोर्पी चुपचाप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो दूसरा वाला प्लेन उसके सामने आ जाता है। इस प्लेन में जो सोल्जर बैठा हुआ था वो सीधा अपने प्लेन को ले जा करके कोर्पी के ट्रक से भिड़ाने वाला था, लेकिन ये काम करने से पहले वो खुद पैराशूट खोल करके एरोप्लेन से बाहर निकल जाता है। इतने बुरे हालातों में भी कोर्पी दिमाग से काम लेता है। सबसे पहले वो गन चला करके उन रस्सियों को खोल देता है जिनसे लकड़ियों को बांधा गया था। इसके बाद वो ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से लकड़ियां उसके ट्रक के सामने आ जाती हैं। इन लकड़ियों की वजह से उसका एक ढाल बन करके तैयार हो चुका था। प्लेन आकर के लकड़ी से टकराता है और सीधा यहाँ से निकल जाता है। कोर्पी और उसके ट्रक को कुछ नहीं होता है, हालांकि वो प्लेन थोड़ी दूर जा करके क्रैश हो जाता है। इसके बाद कोर्पी वापस से लकड़ियों को उठा करके ट्रक में रखने लगता है, लेकिन तभी उसे आसमान में फिर से एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो फौरन लकड़ियों को ट्रक में रखता है और ट्रक को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। उस प्लेन में से ढेर सारे विस्फोटक बम निकलते हैं जो कोर्पी को तबाह करने के लिए काफी थे। जब वो बम धरती पर आकर के गिरता है तो पूरी जमीन हिलने लगती है। सही समय पर अगर कोर्पी एक्शन नहीं लेता तो वो तबाह हो सकता था। पास में ही समुंदर था, वो अपने ट्रक को समुंदर में गिरा देता है। पानी के काफी नीचे जाने के बाद जब उसे होश आता है तब वो गेट खोल करके बाहर आता है, लेकिन बिना वो अपने फैमिली की यादों को लिए बिना यहाँ से जाने वाला तो था नहीं। वो जा करके रस्सियों को खोल देता है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियां पानी में तैरने लगती हैं। लकड़ियां ऊपर आ जाती हैं और उनके साथ कोर्पी भी ऊपर आ जाता है। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पास था, वो भी सही सलामत था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एगोर को दिखाया जाता है। उसकी टीम समुंदर के अंदर कोर्पी और उसके ट्रक को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ न मिलने का मतलब यही था कि वो अभी भी जिंदा हैं। इधर हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो उन्हीं लकड़ियों की मदद से समुंदर के किनारे आ जाता है। जैसे वो किनारे पर आता है तो उसे एक वॉर टैंक दिखाई देता है। उसे यहाँ पर कुछ और भी सामान मिल जाता है जिसकी मदद से वो एक बढ़िया सा हथियार बना करके तैयार कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सोवियत बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एगोर अपनी टीम के साथ कोर्पी का इंतजार कर रहा था। एगोर को पता था कि अगर कोर्पी फिनलैंड जाना चाहता है तो उसे ये बॉर्डर पार करना होगा, इसीलिए एगोर पहले से ही यहाँ पर बैठ करके उसका इंतजार करने लगता है। हालांकि उसे सब्र का फल मिलता भी है। कुछ समय के बाद कोर्पी उसी टैंक पर अपनी सारी लकड़ियों को रख करके लेकर के आता है। बॉर्डर के करीब जाने से पहले कोर्पी एक बम को जला देता है। ये लोग लगातार टैंक पर
फायरिंग कर रहे थे, लेकिन कोर्पी रुकता नहीं है। जैसे ही वो बॉर्डर के करीब आता है तो उसी वक्त टैंक में जोरदार धमाका होता है और वो हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ते हुए वो बॉर्डर को पार करके फिनलैंड में घुस जाता है। लेकिन इस धमाके की वजह से कोर्पी की भी हालत काफी खराब हो गई थी। कोर्पी अपने देश में पहुंच चुका था और इन लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसे पता था कि ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कोर्पी पहले से ही आगे की प्लानिंग कर लेता है। इसके बाद वो टैंक का दरवाजा खोल करके जख्मी हालत में बाहर आता है। एगोर उसके करीब जा करके उसके ऊपर गन तान देता है और वो कोर्पी को शूट भी करने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त यहाँ पर थॉमस आ जाता है, जो कि एगोर से कहता है कि हमें वो जिंदा चाहिए। इसलिए एगोर उसे मारता नहीं है, बल्कि वो कोर्पी को घसीटते हुए थॉमस के हवाले कर देता है। अब वो एक बार फिर से नागजीस के कब्जे में हो चुका था। ये लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर से उसके शरीर पर कई बार वार किया जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर गहरे घाव हो चुके थे। कुछ समय के बाद एगोर कोर्पी से बात करने के लिए उसके पास आता है। वो कोर्पी से कहता है कि जंग के दौरान मैंने बहुत से महिलाओं का कत्ल किया, बहुत से बूढ़े और बच्चों को काट डाला, लेकिन आज तक मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को भूल नहीं पाया। जब मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को मारने की कोशिश की, तब तुम्हारे बड़े बेटे ने उसे बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उसने मुझ पर चाकू से हमला किया, जो बिल्कुल मेरे आंख के पास आकर लगा था। मानना पड़ेगा वो काफी बहादुर बच्चा था, लेकिन गोलियां बचाने के लिए मैंने उन दोनों को काट डाला। इतना सुनते ही कोर्पी का पारा हाई हो जाता है। कोर्पी को भड़काने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। कोर्पी को चाहिए था बदला। मरने से पहले वो हर हाल में एगोर को खत्म करना चाहता था। वो अपने शरीर के जख्मों का परवाह नहीं करता है। दोनों पैरों को ऊपर उठाने के बाद काफी जोर से वो रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और वो नीचे आकर गिरता है। बाहर दो सोल्जर खड़े थे, उन्हें गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तब उन्हें कोर्पी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए दोनों में से कोई एक अंदर जा करके ये देखना चाहता था कि सब कुछ ठीक तो है। एक सोल्जर जैसे ही अंदर जाता है तब कोर्पी हाथों में चाकू लेकर के घात लगाकर बैठा हुआ था। गेट पर जो दूसरा सोल्जर खड़ा था उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ। कुछ समय के बाद जब उसने अंदर देखा तब उसे अपना साथी दिखाई दिया, जो कि अपना सर हिलाता है, जिसका मतलब ये था कि सब कुछ ठीक है। इसलिए वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद वो सोल्जर देखता है कि उसके साथी का आधा शरीर कटा हुआ था। कोर्पी जब स्नाइपर लेकर के बाहर आता है तब वो सोल्जर कोर्पी को देखते ही ट्रेन पर से नीचे छलांग लगा देता है। इसके बाद कोर्पी ट्रेन के डिब्बों के ऊपर चढ़ जाता है। वो सीधा उस डिब्बे में जाना चाहता था जिसमें एगोर और उसके साथी लोग थे, लेकिन तभी वो गलती से एक पाइप से टकरा जाता है और वो सीधा डिब्बे के अंदर आकर गिरता है। सोल्जर जैसे उसे देखते हैं तो उस पर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन कोर्पी ने खुद को दो सोल्जर से ढक रखा था, इसीलिए उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। सोल्जर को लग रहा था कि वो मारा जा चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो डबल गन लेकर के बाहर निकलता है और लगातार सब पर फायरिंग करने लगता है, सबको खत्म कर डालता है। लगातार गोलियां चलने की आवाज एगोर को भी सुनाई देती है। जब वो डिब्बे के बाहर आकर के देखता है तब उसे पता चलता है कि वो हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। एगोर को एहसास हो चुका था कि कोर्पी आजाद हो चुका है और अब वो मौत का तांडव कर रहा है। एगोर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो धीरे से अपने डिब्बे को अलग कर देता है। वो सोच रहा था कि ऐसा करने से वो बच जाएगा, लेकिन उसकी मौत आ चुकी थी। कोर्पी जब बाहर आता है तब वो देखता है कि एगोर उसकी आंखों के सामने से दूर जा रहा है। हर हाल में कोर्पी उसके करीब जाना चाहता था। जब वो कपड़े को हटाता है तब उसे एक रॉकेट दिखाई देता है और रॉकेट को दिखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर एगोर वापस से थॉमस के साथियों के पास आता है जो पार्टी कर रहे थे। एगोर अपनी गन निकालता है और थॉमस के सारे साथियों को शूट करके खत्म कर देता है। थॉमस बचा हुआ था जो एगोर से कहता है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, लेकिन तभी एगोर अपनी शॉर्ट गन निकालता है और उसे उड़ा देता है। उसने इन सबको इसलिए मारा क्योंकि वो इन पर काफी ज्यादा गुस्सा था। इन्हीं लोगों की वजह से कोर्पी अभी भी जिंदा है। वो चाहता तो अब तक कोर्पी को मार चुका होता। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोर्पी ने उस रॉकेट को जला दिया है और वो तेजी से एगोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। पल भर में कोर्पी जा करके एगोर के डिब्बे से टकराता है। इसके बाद वो सीधा जा करके एगोर की बाहों में गिरता है। फाइनली जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो दोनों के बीच में काफी भयंकर फाइट होती है। ये फाइट काफी लंबे समय तक होती है और इस फाइट में एगोर कोर्पी को काफी ज्यादा पीटता है। हद से ज्यादा पीटने के बाद भी कोर्पी मरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बेचारा एगोर उसे मार मार करके थक चुका था। एगोर
एगोर को यही लग रहा था कि उसने कोर्पी को घायल कर दिया है, अब कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोर्पी हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। अभी तक रॉकेट ट्रेन के डिब्बे से बंधा हुआ था। मौका मिलते ही कोर्पी नट को खोल देता है, जिसकी वजह से अब वो रॉकेट फ्री हो चुका था। जैसे ही रॉकेट फ्री होता है तो वो एगोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एगोर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। रॉकेट भी हाथ धो करके उसके पीछे पड़ चुका था, वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। कोर्पी ने अपने डिब्बे को काफी दूर रोक लिया था। रॉकेट धीरे धीरे करके एगोर के सर में घुसता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है। काफी जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास कई किलोमीटर तक पूरी धरती हिल जाती है। इसके बाद हमें फिनिश बॉर्डर को दिखाया जाता है। जिस डिब्बे पर रॉकेट रखा हुआ था उसी डिब्बे पर कोर्पी सारी लकड़ियों को रखता है और उसे लेकर के फिनिश बॉर्डर की तरफ आ जाता है। यहाँ उसके देश के सोल्जर खड़े थे, जिन्हें वो अपना पासपोर्ट दिखाता है। सोल्जर को जब पता चलता है कि कोर्पी एक रिटायर कर्नल है, तब वो उसे सैल्यूट करता है और उसे यहाँ से जाने देता है। फिनलैंड पहुँच जाने के बाद कोर्पी उन्हीं लकड़ियों से एक नया घर बनाने लगता है। इस बीच अचानक से वो कुछ लोगों को देखता है जो हथियार लेकर के उसके तरफ आ रहे थे। कोर्पी भी हथियार लेकर के तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए थे वो कोर्पी से कहते हैं कि तुम अपना घर अकेले नहीं तैयार कर पाओगे, हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। यह सुन करके कोर्पी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि पहली बार कोई था जो उसकी मदद करने के लिए सामने आया था। ये सभी लोग मिल करके कोर्पी की मदद करते हैं और इस तरीके से उसका घर बन करके तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।